हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट नंबर 13 में आपका स्वागत है। तो बेसिकली आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है अपना रेट लॉ। तो बेसिकली अपन इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, एक तो रेट लॉ पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ पढ़ेंगे अपन क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे निकालेंगे, रेट लॉ से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्या रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है? तो बेसिकली रेट लॉ होता क्या है? रेट लॉ जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसके टर्म्स में? ये बेसिकली टर्म्स में होता है किसके, रिएक्टेंट के टर्म्स में मेनली। अच्छा, और इसके अंदर होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है आर ओ आर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने रिएक्टेंट रेज टू द पावर कुछ एक्सपोनेंट, या फिर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, या फिर कोई भी कोफिशिएंट जो कि अपन निकालते हैं किससे, एक्सपेरिमेंट से। तो अगर मैं लिखना चाहूं इसको डेफिनेशन के अंदर, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, सिंपली सिंपली क्या लिख सकते हैं अपन कि जो रेट लॉ होता है ये क्या अपने पास, इट इज एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। ये क्या अपने पास एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट मेनली। और इसमें होता क्या है, इन दिस आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, वो भी किसकी, ऑफ रिएक्टेंट, और इसी के साथ साथ रेज टू द पावर सम एक्सपोनेंट, और कोई भी कोफिशिएंट जिसको अपन कैसे निकाल रहे हैं, विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। समझ में आया आपको? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो रेट लो वो क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसके टर्म्स में, रिएक्टेंट के टर्म्स में मेनली। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो आर ओ आर होती है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे रिएक्टेंट है ये, रेज टू द पावर सम एक्सपोनेंट, कोई भी एक्सपोनेंट। और तो बेसिकली यहां पे एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंट क्या अपना, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली हुई क्या है, डिटरमाइंड पावर। किसके अंदर, रेट लॉ के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपना इन दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर सम एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। समझ में आया? इसको समझते हैं अपन एकदम डिटेल के अंदर। ये बेसिक एक थ्योरी सी थी, आपको पार्शियली समझ में आया होगा। बट अब जो पढ़ेंगे अपन क्या, विद रिएक्शन कि कैसे लिखे अपन रेट लॉ को, उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बात। तो अपने पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट, जिसके अंदर अपने पास कैपिटल या कैपिटल बी क्या है, रिएक्टेंट। और अपने पास कैपिटल बी जो है रिएक्टेंट, उनका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपने पास स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली। समझ में आया आपको इतना? अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार वी नो दैट what we knows, rate of reaction मतलब rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. This is concentration of reactant raised to the power some exponent or coefficient which are determined experimentally. अच्छा, तो यहां पे जो एक्सपोनेंट ले रहे हैं अपन, वो किससे निकाले अपन है, एक्सपेरिमेंट से। तो इसी कारण अपन यहां पे क्या नहीं ले रहे, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं ले रहे।
तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, कोई भी एक्सपोनेंट, लेट इट बी x फॉर रिएक्टेंट A एंड y फॉर रिएक्टेंट B। ये अपन ने कैसे निकाला है, एक्सपेरिमेंट से। मतलब अपन ने यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी नहीं लिखा, ये x और y किससे निकाले अपन ने, एक्सपेरिमेंट से। समझ में आया इतनी बात आपको? अच्छा, तो अगर यहां पे देखूं मैं कि जब मैं हटाता हूं यहां पे क्या, प्रोपोर्शनली साइन, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और अपन निकाल क्या रहे हैं, रेट लॉ। तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा, किसको उठाने के बाद, इसको उठाने के बाद, दैट इज के। और रेट लॉ के कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। सिंपल, ये समझ में आया आपको? अच्छा, एक और बात, अगर आपको रिएक्टेंट दे रखा हो बट उनकी कंसेंट्रेशन ना देके, अगर दे रखा हो उनको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो उसके लिए अपन कैसे लिखेंगे, रेट लॉ। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब यहां पे जो ब्रैकेट है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, कंसंट्रेशन। बट यहां पे क्या है, नॉर्मल ब्रैकेट है। तो इस नॉर्मल ब्रैकेट का मतलब क्या नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। इसी कारण अगर मैं लिखना चाहूं इसको और डिटेल के अंदर, तो मैंने डाल दिया क्या, प्रोपोर्शनली साइन। तो इसकी जगह क्या आया अपने पास, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या था, रेट कांस्टेंट, दैट इज के मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इनटू प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। आया समझ में आपको? क्या ये पूरा हो गया? नहीं। प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए रेज टू द पावर एक्सपोनेंट एक्स, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी रेज टू द पावर एक्सपोनेंट वाई। सेम हियर, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए रेज टू द पावर एक्सपोनेंट एक्स, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी रेज टू द पावर वाई। और ये x और y, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ये अपन ने किससे निकाला है, एक्सपेरिमेंट से। आया बात समझ में आपको? अच्छा, अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। वो बात क्या है अपनी, कि यहां पे अपने पास जो x और y है, x और y, ये x और y, these x and y may not इक्वल टू ए एंड बी। कि जो अपने पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये एक्स और वाई इनके इक्वल हो भी सकते हैं और इनके इक्वल नहीं भी हो सकते। तो अपन पढ़ेंगे कि ये एक्स एंड वाई के इक्वल ए एंड बी कब होंगे, वो पढ़ते हैं अपन। तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे क्या, लोमा। लोमा क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू LOMA, that is law of mass action, according to LOMA, that is law of mass action, जिसको अपन निकालते हैं क्या, थ्योरेटिकली, नॉट एक्सपेरिमेंटली। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि रेट जो होती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि क्या है अपने पास, स्मॉल ए, एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि क्या है अपने पास, स्मॉल बी। आया समझ में इतना आपको? अच्छा, जब मैं हटाता हूं क्या, प्रोपोर्शनलिटी साइन, तब क्या आता है, रेट इज इक्वल्स टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कब हुआ, जब अपन ने रेट लिखी किसके हिसाब से, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, जिसको अपन किससे निकालते हैं, थ्योरेटिकली। इतनी बात समझ में आई आपको? अब एक बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं अपन, बहुत अच्छी बात। ये बात क्या है अपनी, ये बात है जब भी रिएक्शन हो सिंगल स्टेप के अंदर, मतलब वन स्टेप के अंदर, जब भी रिएक्शन हो वन स्टेप के अंदर, तो उन रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। जब रिएक्शन हो वन स्टेप के अंदर,
तो उन रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बात समझ में आई आपको, बोलो यस और नो। तो जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो उस केस के अंदर रेट लॉ में क्या चेंजेस आएंगे अपन ये पढ़ रहे हैं अपन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में क्या होगा कि जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई जो कि क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, जो एक्स और वाई है अपने पास उनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए एंड बी के, जो कि क्या अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जब रिएक्शन होगी सिंगल स्टेप के अंदर तो उसे बोलेंगे क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। और उस केस में क्या होगा, जो एक्स और वाई जो क्या अपना एक्सपोनेंट, जो एक्स और वाई है उनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए एंड बी की, जो कि क्या अपने पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट अब बात सुनना, जब अपने पास रिएक्शन होगी मोर देन वन स्टेप के अंदर तो वो रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और उस केस के अंदर क्या होता है कि जो अपने पास एक्स एंड वाई है दे आर नॉट इक्वल टू ए एंड बी, मतलब एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। मतलब वहां पे अपन जब लिखेंगे रेट लॉ तो उसके अंदर x और y अपन क्या निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली, ना कि उस रिएक्शन को देख के। जब क्या होगी, रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होगी। बट जब रिएक्शन होगी सिंगल स्टेप के अंदर तब अपन उस रिएक्शन को देखकर क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ, थ्योरेटिकली विदाउट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि मुझे पता है कि जब रिएक्शन होगी सिंगल स्टेप के अंदर तब उसके लिए रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ इज rate is directly proportional to concentration of reactant, let it be A, raised to the power its stoichiometric coefficient multiplied by concentration of reactant B raised to the power its stoichiometric coefficient। ये कब की बात है, जब रिएक्शन होगी सिर्फ एक स्टेप के अंदर। ये समझ में आई आपको बात। तो ये क्या था अपना क्लाइमैक्स ऑफ दिस टॉपिक, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। तो अब अपन पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इजी टॉपिक है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ये होता है बेसिकली सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट, जो कि प्रेजेंट अपना किसके ऊपर, प्रेजेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके अंदर, रेट लॉ के अंदर। तो बेसिकली अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया क्या, रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जो एक्सपोनेंट या जो पावर प्रेजेंट होती है उनका सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको कि इट इज द सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट प्रेजेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। ये समझ में आया आपको। अच्छा, इसको समझते हैं अपन अच्छे से एक रिएक्शन की हेल्प से। तो अपने पास रिएक्टेंट है कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, दोनों रिएक्टेंट है, दे गिव्स अस व्हाट, प्रोडक्ट। अपने पास कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है, कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है अपने पास, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपने पास स्मॉल ए, और अपने पास जो कैपिटल बी रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपने पास क्या, स्मॉल बी। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रेस्पेक्टिवली। ये समझ में आया आपको। तो अगर मैं लिखना चाहूं इसके लिए क्या, रेट लॉ, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ, तो मैं क्या लिखूंगा, रेट is equal to K, that is rate constant multiplied by concentration of reactant A raised to the power exponent X multiplied by concentration of reactant B raised to the power exponent Y, जिनको अपन ने किससे निकाला है, एक्सपेरिमेंट से, मान लिया अपन ने अभी। अब ये जो x और y है, ये x और y है, ये क्या है, x इज व्हाट, x इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
कैपिटल ए, एक्स क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, और अपने पास वाई क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वी। सिंपल, वाई इज व्हाट, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी। ये समझ में आया आपको? अगर अपन ने दोनों को ऐड कर दिया तो अपने पास x प्लस वाई क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आई आपको बात? अपना x क्या है, x इज व्हाट, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, y क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी। अगर अपन ने x और y को ऐड कर दिया सो x प्लस वाई क्या आ गया अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये समझ में आई आपको? अच्छा, अब एक बात करते हैं अपन बहुत जरूरी, कि जो अपने पास ऑर्डर है वो क्या जीरो हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या फ्रैक्शनल हो सकता है? तो अपने पास जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो होता है इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल एंड होल नंबर। कि अपने पास जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल एंड होल नंबर, बट जनरली ऑर्डर मोर देन 3 इज वेरी रेयर। ऐसा क्यों है कि अपने पास ऑर्डर रिएक्शन का जनरली 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता, और ये 3 होना भी रेयर क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि अपने पास जो ऑर्डर आता है वो किससे आता है, रेट लॉ से, और रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए वैलिड है, रिएक्टेंट के लिए। तो अगर एक रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। तो अगर अपने पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 3 से ज्यादा तो वो साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जब तक वो रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो गाड़ियां कोलाइड कर सकती है 4-4, 5-5 एक साथ। बट एक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अपने पास मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे कोलाइड नहीं कर सकते। कैसे करेंगे कोलाइड, खुद सोचिए आप एक बार। तो मैं क्या बोल सकता हूं फाइनली, कि अपने पास साइमल्टेनियस collision of more than 3 molecules is very rare। एक साथ 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इज वेरी रेयर। अब खुद सोचिए, एक साथ अपने पास 3 कोलिजन कैसे हो सकते हैं, एक साथ होना चाहिए वो, एक साथ 3 या 3 से ज्यादा कोलिजन कैसे हो सकते हैं? तो अगर कोलिजन ही नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वहां पे क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, एक्सेप्ट जब तक वो रोहित शेट्टी की फिल्म ना हो, क्योंकि उसके अंदर तो होती है कोलिजन्स, 4-5 गाड़ियां कोलाइड कर सकती है। बट अपने देखें अगर जनरली तो उसके अंदर क्या होता है कि अपने पास 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते। समझ में आपको बात? और देयर कोलिजन इज वेरी rare। So now we are moving ahead and we are going to solve some examples based on order of reaction, and the example is on your screen। तो अपने पास क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी गिव्स अस प्रोडक्ट, जिसमें अपने पास a, b और c क्या है, रिएक्टेंट, और अपने पास 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं रेट लॉ के, उनसे अपने को निकालनी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OOR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OOR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OOR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपने को रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है जिसके अंदर अपने पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है उनकी पावर्स किससे निकाली गई है, एक्सपेरिमेंट से। समझ में आई बात आपको? अच्छा, तो अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, बेसिकली सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे पावर कितनी है इसकी, 1, 1 एंड 1। तो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। अगर रेट लो अपने पास R = K,
कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पावर हाफ, बी रेस्ट टू द पावर 1, सी रेस्ट टू द पावर हाफ। तो अपने पास यहां पे OOR ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाफ प्लस 1 प्लस हाफ दैट इज 2। समझ में आई आपको बात? अगर आपके पास जो रेट लो है दैट इज R इक्वल्स टू के A रेस्ट टू द पावर -1 दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रेस्ट टू द पावर -1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेस्ट टू द पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ C रेस्ट टू द पावर 2। तो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है? क्या होगी? -1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज व्हाट? 2। समझ में आपको बात? इफ रेट लो R इक्वल्स टू के concentration of A raised to the power half, concentration of B raised to the power half, concentration of C raised to the power half, तो यहां पे अपने पास OOR मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? दैट इज हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट और पावर प्रेजेंट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। तो यहां से अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आई? 3/2 दैट इज व्हाट? 1.5। ये समझ में आया आपको? तो अच्छा, ये अपना एक एग्जांपल था किसके ऊपर बेस्ड? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड, जिसके अंदर अपने को रेट लो जो दे रखा है वो उसने निकाला है क्या? एक्सपेरिमेंटली। सो इज इट क्लियर टू यू? ऑफ कोर्स यस। एंड इफ नो then please play this video from beginning. And the last point of this lecture is very important, and the point is zero order and negative order reaction cannot be एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये जो पॉइंट है इसको समझते हैं अपन। ये क्या बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर एंड नेगेटिव ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। किसका? जो रिएक्शन होगी एलिमेंट्री रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में होती हो, वन स्टेप में होती हो। अच्छा जी, और अपने को पता है कि जब अपन बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की तो उसके अंदर जो अपन लिखते हैं रेट लॉ, तो रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है, वो किसके इक्वल होता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल। तो अगर किसी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास 0 है या फिर नेगेटिव है, मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर प्रेजेंट है पर नेगेटिव में प्रेजेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी कारण वहां पे जो अपन निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि क्या होता है अपना? सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ। इसी कारण क्या होता है उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस एलिमेंट्री रिएक्शन का अपने पास जीरो और नेगेटिव नहीं आता। अपन समझते हैं इसको एक एलिमेंट्री रिएक्शन से। तो अपने पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसके अंदर अपने पास A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी। तो अपने पास A प्लस बी, A और B क्या है? रिएक्टेंट है। और मुझे क्या पता है कि अपने पास जो रिएक्टेंट A एंड B है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है मतलब सिंगल स्टेप में पूरी हो रही है, तो इसके लिए रेट लो क्या होगा? K दैट इज रेट कांस्टेंट A रेस्ट टू द पावर। यहां पे मैंने मान लिया कि अपने पास जो A और B प्रेजेंट है, इनका A का प्रेजेंट है अपने पास 2 मोल और B का प्रेजेंट है 3 मोल। तो अपने पास जो रेट आई यहां पे रेट लॉ से, वो क्या आई कि A रेस्ट टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्योंकि ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मुझे पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर क्या होता है? अपने पास जो एक्सपोनेंट x एंड y अपन निकाल रहे थे एक्सपेरिमेंट से, वो किसके इक्वल होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होते हैं। इसी कारण मैंने क्या लिख दिया सिंपली यहां पे A रेस्ट टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेस्ट टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पे अपने पास जो आई क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो कितनी आई? तो इसको अपन ने 1 मान लिया क्योंकि 5 आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अपन ने इसको 1 मान लिया। तो अपने पास यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आई? OOR दैट इज सम ऑफ पावर या एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कितना है अपने पास? OOR 3। तो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आई 3। और ये क्या बोल रहा है कि अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है उनका ऑर्डर 0 और नेगेटिव क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे पता है कि अपन जो रेट लॉ लिख रहे हैं किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। उसके अंदर अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या लिखते हैं?
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 0 प्रेजेंट है अपने पास, किसका, रिएक्टेंट का, मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है, या नेगेटिव प्रेजेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर 0 प्रेजेंट तो रिएक्टेंट प्रेजेंट ही नहीं है। अगर रिएक्टेंट प्रेजेंट ही नहीं है आपके पास तो वहां पे रिएक्शन होगी कैसे। और अगर नेगेटिव प्रेजेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब मोल्स नेगेटिव में प्रेजेंट है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसी कारण यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, रिएक्टेंट्स का, नेगेटिव या 0 नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने 0 लिख दिया मतलब ये ए प्रेजेंट ही नहीं है अपने पास। तो अगर प्रेजेंट ही नहीं है अपने पास ए, तो यहां पे रिएक्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास रिएक्शन होगी कैसे भाई, प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा कैसे। इसी कारण अपने पास 0 और नेगेटिव ऑर्डर एक एलिमेंट्री रिएक्शन का पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है उनका पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टेप्स के अंदर होती है और उसके अंदर अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इनकी पावर्स को ऐड करके। बट जो रेट लो होता है वो लिखते हैं अपन ए की पावर x एंड b की पावर y, और x और y निकालते हैं अपन क्या, एक्सपेरिमेंटली। और यहां पे किससे निकाला अपन ने, रिएक्शन को देख के। आई बात समझ में। इसी कारण अपने पास 0 और नेगेटिव ऑर्डर एक एलिमेंट्री रिएक्शन का पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर टू यू। सो अगर आपको रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल समझ में आया देन डोंट फॉरगेट टू like this video. Finally, see off. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.